मैथ्स के पेपर का फाइनली 8 मार्च 2025 जिस दिन का सबको इंतजार था क्लास 12th के स्टूडेंट को, मैथ का पेपर कैसा है। मैथ का पेपर फिजिक्स जैसा तो नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। जो बच्चे ने यहाँ पर बहुत तमीज से पढ़ा होगा और अच्छी प्रैक्टिस करी होगी ना, वो तो कर ही सकता है इस पेपर को। ठीक है, पेपर लेंदी था, हाँ बिल्कुल लेंदी था पेपर एंड टाइम तक खिंचता चला जा रहा था। ठीक है, और एमसीक्यूज वाइज आप अपने सेट में बताइएगा कैसे एमसीक्यूज आप में आए थे। ये तो सेट 2 है जो हमें यहाँ पर देखने को अभी मिल रहा है। शुरू करते हैं इसकी रिव्यू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हमें देखने को मिलता है वो ओपन 0 to 1/2 हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन 2 जो मैंने लगाया वो प्लस माइनस पाई बाई 3 लगाया है। क्वेश्चन नंबर 3 में tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी आ रहा था, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 1 आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पाई बाई 10 आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ना आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके अंदर बी आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 to infinity आ रहा था मेरा। क्वेश्चन नंबर 11 7/40 ए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 6 स्क्वायर यूनिट्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन मिलता है, और क्वेश्चन नंबर 14 का नल मैट्रिक्स हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए मिलता है, और क्वेश्चन नंबर 16 का ए बी बी ए के बराबर जब होता है तब कॉम्पिटेटिव वाला रूल एल्जेब्रा के सारे फॉर्मूले मैट्रिक्स की दुनिया में एप्लीकेबल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर 1 -5 और -6 मिलता है, और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर सी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी मिलता है, और क्वेश्चन नंबर 20 का असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर मेंशन गलत करा हुआ है। उसके बाद में सेक्शन बी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है जी, जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो तो बता ही सकता हूँ कि ये डिफरेंशियबिलिटी का रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो ये डिफरेंशियबल नहीं होता x बराबर -2 पर। बाकी 22 वाले के अंदर मेरे को जो लगा है वो है कि साइन 2p कांस्टेंट है, तो वो सीधा x के बाहर होना चाहिए था। ये मैंने कराई क्योंकि साइन 2p x के साथ में अगर आप लेकर पाई प्लस 0 माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाने जाओगे, बहुत अजीब सा ही जा रहा था। तो मैंने साइन 2p को तो पूरा कांस्टेंट मान लिया और x अपॉन साइन एक्स का फंक्शन लेकर कराए। आपने कैसे कराया इस सवाल को जरूर बताइएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 24 लैम्डा और म्यू की रिस्पेक्टिव कुछ वैल्यूज आ रही थी, लेकिन ये वैल्यूज जब आप सही निकाल लोगे ना तो वेक्टर आर से कंपेयर कर लोगे तो खुद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। आप क्या ही चेक करना दोबारा। फिर 25 का जो ए पार्ट है उसमें पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालना है कॉस अल्फा ए कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप की टर्म्स में, और वो निकालने के बाद में यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए जो सवाल वाले ने दे रखा है उन दोनों का प्रोडक्ट करके आपको अपना एक फाइनल आउटपुट निकालना पड़ेगा जो वेक्टर का आएगा 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, अगर आपने प्लस 1/√3 का एंगल कंसिडर कर रखा है। नेगेटिव लोगे तो वहां मैंने मेंशन कर दिया है, लिखा नहीं था क्योंकि टाइम कम है, लेकिन मेंशन कर दिया है कि अगर नेगेटिव एंगल कंसिडर होगा तो वेक्टर कोई और चेंज हो जाएगा, और नीचे मेंशन कर दिया है कि एंगल कंसिडर्ड पॉजिटिव। बाकी उसको दिखाया दोनों है कि दोनों एंगल आए हैं, तो वो देखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए जो बी वाला पार्ट होता है ना वो ज्यादा कॉमन होता है ना, कॉमन पार्ट है, शायद एनसीईआरटी का सवाल है। तो बी वाला पार्ट जो है वो हमें यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिलता है 3 नंबर में। 27 के अंदर भी मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ए एक्स प्लस बी एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 करके जो हम करते हैं ना बराबर एफ ऑफ x2 करके वो प्रूफ कर दिया। देन उसके बाद में 28 के अंदर हमें इक्वेशन निकालनी थी जी, इक्वेशन निकालनी थी। ठीक है जी, तो y माइनस का y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस का x1। सर ये कहाँ पढ़ा है सर, हमने तो नहीं पढ़ा भैया। ये क्लास 11th का जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपने पढ़ा होगा ना, वहां का छोटा सा फॉर्मुला यूज होता है जो 12th के अंदर दोबारा आता है एनसीईआरटी के अंदर। y माइनस का y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस का x1, तो जिसको वो याद था वो देखकर कर देगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 का और वाला पार्ट मैंने यहाँ पर करा है, आपने कौन सा करा है बताइएगा। ये जो है नीचे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन मिल जाएगा, और उसके ऊपर मैंने मेंशन आप करना चाहो तो फॉर्मुला दिखा सकते हो एलडीई का। बाकी उसके बाद एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद में आपका आउटपुट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 का मैंने ए नहीं करा, मैंने सीधा और वाला पार्ट बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट वाला और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में इंडिपेंडेंट वाला जो प्रूफ होता है ये, तो ये कर दिया, प्रॉपर सैंपल स्पेस दिखा दो कुकर। बाकी क्वेश्चन नंबर 31 का मैंने यहाँ पर पूरा आपको कर दिया, बस प्रॉपर्टी लगाते जाना, आउटपुट निकल कर आते चले जाएंगे। जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वाली, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स डाल के खत्म हो जाता है सवाल। फिर उसके बाद में सेक्शन डी पर आ जाते हैं। सेक्शन डी के अंदर पहला सवाल हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मिलता है, मैंने वही करा था, आपने कौन सा करा, अगर इमेज वाला करा होगा तो वो भी ठीक है चलो। बाकी 33 के अंदर फाइंड है, तो इसके अंदर हम पार्शियल लगा देंगे। कुछ लोग ऊपर की तरफ सोच सकते हैं कि इसको x प्लस 1 के अंदर स्प्लिट अप कर सकते हैं, या x की पावर 4 माइनस का 9 और x की पावर 4 प्लस के 9 को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब इतना दिमाग मेरे में उस वक्त था, लेकिन मैंने लगाया नहीं कि सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि एग्जामिनर वहां बैठा हुआ है, उसको कैसा मेथड चाहिए वो यहाँ पर
थोड़ा सा क्रॉस चेक करने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने जो कॉमन मेथड है जो हर बच्चा लगाएगा वही लगाया, पार्शियल वाला जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। बाकी 34 का ए जो है वो उसके अंदर जिस बच्चे ने ये वाला सवाल करा होगा ना उसको दिख जाएगा कि ए इंटू बी अगर करेगा तो 8 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी, और उसी का फिर आप यहाँ पर प्रोडक्ट करोगे और एक इक्वेशन आती है वो करके फिर आप कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा सा मेरे को है, बट ठीक है, आप उसके अंदर रेडियंट कर्व निकाल लोगे x बराबर -2 और x बराबर 2, y बराबर 5x प्लस 2 के हिसाब से। ठीक है जी, तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। बाकी सेक्शन ई के अंदर आ जाऊं तो सवाल अच्छे थे, थोड़े कैलकुलेटिव थे सेक्शन ई के। ठीक है, आपने कितना करा है पेपर पूरा बताइएगा, सेक्शन ई आपके सामने है। ठीक है, 36, 37 और 38 सवाल तो सबसे आसान था। बाकी हाउ मेनी वन वन फंक्शन है तो एनपीएम के रूल के हिसाब से 0 वन वन फंक्शन डायरेक्ट निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सेट ए है उसके अंदर वैल्यू कम है वो m होता है, और सेट बी जो होता है वो n एलिमेंट कंटेन करता है जिसके अंदर वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो एन पी एम के हिसाब से यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो 0 ही आंसर हमें देखने को मिलेगा, तो वन वन फंक्शंस हो जाएंगे 0। बाकी ऊपर वाले का आप देख ही सकते हो, और उसके ऊपर वाले का हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड, तो वो भी आप कर सकते हो रिलेशंस में 2 की पावर mn करके। ठीक है, तो ये पूरा पेपर था। कैसा गया आपका आप जरूर बताइएगा। ठीक है, कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ये भी जरूर बताइएगा। आपको टफ, इजी, मॉडरेट कैसा लगा पेपर, पूरा रिव्यू करिएगा, सेट अपना जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।